हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये क्लासेस आपके एसएससी एमटीएस से लेकर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो या जिस भी एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश पूछी जाती हैं उनमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बनते हैं, वो एरर डिटेक्शन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। जैसा यहाँ पे इसकी हिंदी होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट है कर्ता जो करने वाला है, वर्ब क्रिया, और उसके बीच में क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, यानी समझौता होने से ही ये हमें यहाँ पे पढ़ना है कि इसके साथ ये यूज़ होगा, इसके साथ ये वर्ब यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। अब ये हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमें पता होती हैं, लेकिन इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि एरर डिटेक्शन में ये छोटी छोटी गलतियां हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की है या सिंगुलर, तो वही दिखाई नहीं पड़ती हैं, उसी को एरर में मान लिया जाता है और हम उसमें लगा नहीं पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं उसे। तो आज हम इसी वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर सिंगुलर वर्ब्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे से दिखाई पड़ रहा होगा आपको, आई, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएंगी, वो होंगी आपकी एम, इज़, वॉज, हैज़, डज और राइट्स या ड्रिंक्स या रीड्स। आइए हम उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता। यहाँ पे सिर्फ था राम और अलग सीता था, यहाँ पे राम एंड श्याम आ गया, यानी राम और श्याम हैं, गीता और रीता है इधर। इनके साथ होने वाली यूज़ जो वर्ब की जाती हैं वो होती हैं आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक एंड रीड। तो ये हो गई आपकी प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब्स कैसे यूज़ होती हैं, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब्स कैसे यूज़ होती हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे अब इसे, ये आपका नोट पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, IMP यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और नोट पॉइंट भी है, यानी ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे नाउन और वर्ब, तो नाउन के अगर लास्ट में एस या ES लगाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ड्रिंक से लिखा हुआ है, रीड से लिखा हुआ है, राइट से लिखा हुआ है, तो ये जो लास्ट में एस या ES लग रहा है, तो अगर नाउन के लास्ट में एस या ES लगाते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे आपका मैंगो हो गया, तो मैंगो नाम है, एक नाउन है, तो मैंगो का अगर प्लूरल बनाना है हमें तो मैंगोज कर देंगे। और तरह तरह से, वैसे बैग हो गया, जो बैग टांगने वाला होता है, तो उसका वो सिंगुलर है, अभी उसका प्लूरल बनाते वक्त हमें उसमें एस लगाना पड़ता है, तो वो हो जाता है बैग्स हो जाता है। और घड़ियाँ हो गई, जैसे वॉच हो गया, तो वॉच ये सिंगुलर नाउन है, और जब इसमें ES लगा देंगे तो वो वॉचेस हो जाएगा, तो वॉच हो क्या हो जाएगा, बहुत सारी घड़ियाँ होंगी, प्लूरल हो गया। तो वही ये सारे क्या थे, यानी वॉच यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वो आपका नाउन की श्रेणी में आता है, और मैंने बोला बैग, तो बैग भी आपका किसकी श्रेणी में आता है, तो नाउन की श्रेणी में आता है। तो इसमें अगर एस लगा देंगे या ES लगा देंगे तो ये तो आपका प्लूरल बन गया। लेकिन वही चीज़ होता है वर्ब में, क्या होता है, तो वर्ब में इसका अपोजिट होता है। वर्ब में जब लास्ट में एस या ES लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा होगा, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज किए हैं, तो राइट में, यानी राइट क्या है, राइट माने होता है लिखना, लिखता है, राम लिखता है तो राम राइट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो वर्ब में अगर ES या ES आपको मतलब मिलता है, अगर लिखा हुआ, तो वो सिंगुलर वर्ब मानी जाएगी, ना कि वहाँ पे प्लूरल कर देंगे उसे। तो ये सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, और अगर इन्हीं में से ऐसा हटा लिया जाएगा तो वो किस में काउंट की जाती हैं, वो प्लूरल वर्ब में काउंट की जाती हैं। तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको एरर में यही लगा के दिया जाएगा कि प्लूरल के साथ भी एस मिलता है। और जिन लोगों ने भी कोई भी कंपटीशन का या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने की होगी तो इससे एरर देखने को आपको मिला ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे रीड से लगा देता है, बस वहाँ पे वर्ब ऐसी नहीं होंगी जो आपको समझ में आ जाए, वहाँ पे वर्ब ऐसी देगा जैसे एडमायर हो जाएगा, इच्छा करता हूँ, या जो तरह तरह की वर्ब हो जाएंगी। अगर आपने डीपली पढ़ा है तभी समझ पाओगे आप। यहाँ पे राइट्स, ड्रिंक्स या रीड्स वगैरह नहीं देता है, वो वर्ब अच्छी उठाता है, उसमें ऐसा लगा देगा, और आपका प्लूरल सब्जेक्ट दे देगा उसमें, तो ऐसा हटाना पड़ता है, तो एरर वहाँ पे आपका फाइंड हो जाता है। उसके बाद आगे ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है
कि आई यानी आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है हमेशा। जहाँ भी लगेगा आपका तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही उसे इलेक्ट किया जाएगा, माना जाएगा। तो आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ये आपने देखा भी होगा, जिससे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई एम अ टीचर। आई यहाँ पे क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब यूज की गई है सिंगुलर वर्ब। ये आपने देखा भी होगा कि आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, जो हो सकता है आप बना सकते हो। फिर अगला सेंटेंस है आई वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आई आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, तो आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। उसके बाद इसके साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पे आ गई, ये देखिए। तो ये होता है कि आई के साथ कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज़ होगा आई का, लेकिन वर्ब कभी सिंगुलर भी लग सकती है तो कभी प्लूरल भी लगाई जा सकती है। और यहाँ पर भी आई का यूज़ किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन और वर्ब कैसे यूज़ की गई है तो यहाँ पे देखो, देखने को आपको मिल रहा होगा। तो वर्ब कैसे यूज़ की गई है, तो प्लूरल वर्ब, यहाँ पे ऐसा नहीं लगाया गया है। ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तब ये प्लूरल बनेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं लगाना है तब ये प्लूरल है। ऐसा आप लगा दोगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और आई के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा रूल आपका कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा रूल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, या प्लूरल फॉर्म में हमेशा होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट का जो है प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के प्लूरल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो कि नीड नॉट आपको अगर देखना कभी मिलता भी है तो वो ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे ये मत लिख देना, आप वो रॉन्ग माना जाता है कि नीड लिख के उसके बाद नोट NOT अगर लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा। ये हमेशा इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। डेयर नॉट भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका सेंटेंस कैसे बनता है, तो जैसे आप नेगेटिव में देखते हो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो अगर हम SES लगाते हैं उसके लास्ट में, अब उसका नेगेटिव बनाना होता है तब थोड़े ना SES लगाते हैं। तो हम लिखते हैं जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो राम पत्र लिखता है। अब राइट्स तो लिखा हमने उसमें, लेकिन जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, तो वहाँ पर डज नॉट आ जाएगा। तो राम डज नॉट राइट लेटर, तो राइट में फिर राइट्स थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो किताब में लिखा रहता है ऐसे ही कि डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ हम ऐसा नहीं लगाते हैं। तो वही वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव का सेंटेंस है, सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, बस वहाँ पे वही दिक्कत होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर नेगेटिव जब बना रहे हैं हम, यहाँ पहले से नेगेटिव लगा रहेगा, अब बच्चों को वही कंफ्यूज करेगा कि नीड नॉट है और यहाँ पे ही लगा हुआ है, तब हम नीड के साथ एस क्यों नहीं लगाते हैं। तो यही है, यहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा उसका यूज़। यहाँ पे ये कभी मत कर देना, जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसमें अपने पिता को यानी पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो बच्चों को ये लगता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ से डेयर्स नॉट आना चाहिए। नॉट बाद में है, इसके बाद यहाँ पे तो ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि ये डेयर नॉट है। तो कन्फ्यूजन ये होती है कि जैसे राम, मैंने अभी बताया आपको सेंटेंस, राम डज नॉट, तो यहाँ पे जैसे लगता है बच्चों को यहाँ पे आ गया डज, उसके बाद नोट लिखा हमने, फिर आगे चाहे जो लिखा जाए राइट या जो भी हो, तो यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे गलती मत करना। एरर में यही पूछता है, यहाँ पे आपको लगा के देगा कि ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, तो यहाँ पे अगर डेयर्स नॉट है तो वो हमेशा रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको हटाते हुए चलना है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसान तो रहता है, लेकिन दिक्कतें छोटी छोटी चीज़ों में होती है कि ही डेयर्स नॉट आपको लिख के मिलेगा, आपको वो ऐसे हटा देना है। तो ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ये हमेशा आपका राइट सेंटेंस माना जाएगा नहीं। यहाँ पे आप देखो कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डज लगता है सिंगुलर के साथ, तो ऐसा लगता जरूर है, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे नहीं लगता है, ये आपको मान के चलना है, यही एक्सेप्शन होता है इन चीज़ों में। उसका दूसरा सेंटेंस है सी नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट के साथ भी वही होता है कि बच्चों को लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नीड्स होना चाहिए, नीड्स नॉट गो देयर। यहाँ पे तो गोज लगा नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे तो कोई दिक्कत होती नहीं, वो सोचते हैं कि ये आपका क्या हो गया, नीड नॉट हो गया, तो यहाँ पे यस या यस लगाया नहीं हमने, तो यहाँ से तो बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचते हैं एस लगेगा। और अगर एरर का क्वेश्चन रहता है तो नो एरर लगा देते हैं, और अगर बनाना भी रहता है कहीं उन्हें तो सी नीड्स नॉट गो देयर ये बता देते हैं।
देते हैं वो। तो हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एस कभी भी नहीं रहेगा। सेंटेंस आपका अगर ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो हमेशा आपका राइट होगा वो, चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के प्लूरल फॉर्म में ही होता है। हमेशा यहाँ पे डेयर नॉट होगा, नीड नॉट होगा, यहाँ पे आपको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस मैं कहूँगा इसमें मैं स्टार लगाता हूँ। ये बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है और समझ में नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत टेंटेटिव हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला हो सकता है। देन आपका रोल नंबर 3 ये कहता है कि रोल नंबर आपका 3 यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि नोट पॉइंट में क्या है, यहाँ पे नोट जहाँ पे लिख दूंगा मैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चल सकते हो यहाँ पे। तो नोट पॉइंट में लिखा हुआ है लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। अब वहाँ पे हमने पढ़ा कि डेयर नॉट, अगर नीड नॉट है डेयर नॉट है तो वो अगर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ वही सेम ही यूज़ होगा। हम हम यूज़ ही करेंगे सेम, वहाँ पे ना डेयर्स करेंगे डेयर्स नॉट ना नीड्स नॉट करेंगे। लेकिन यहाँ पे रूल क्या कहता है आपका कि अगर डेयर और नीड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में हो सकते हैं वो। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, सी नीड नॉट, यानी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, मेन वर्ब कोई दूसरा हो रहता था। जैसे राम डज नॉट राइट लेटर, तो राम डज नॉट जहाँ पे है वहाँ पे नीड नॉट का यूज़ कर रहे थे हम, और राइट आपका वहाँ पे मेन वर्ब हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जो होगा तो नीड और डेयर आपका मेन वर्ब कहा जाएगा और बाकी हेल्पिंग वर्ब दूसरी यहाँ पे रह सकती है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। आप अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में बताना, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया मैं दोबारा आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो पिछला भी हमने रूल पढ़ा उसमें डेयर नॉट और नीड नॉट के बारे में हमने ये सुना कि वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, और वहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब का वो काम करेंगी तो उनमें एस नहीं लगाया जाएगा। यानी अगर वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पे नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट नहीं करेंगे। वहाँ पे अगर ही हो या दे हो उसके साथ हम नीड नॉट या डेयर नॉट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ सेम ही यूज़ करेंगे। हमें वहाँ पे ऐसे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल शब्दों में हम कहें तो अगर आपका नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा हमें लगाना ही नहीं है। वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा। तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज़ हो रहा है तो आपको क्या ऐसा लगाना ही नहीं है। ये सारी झंझट भूल जाओ, फिर आगे पीछे सिंगुलर हो या प्लूरल यानी वो कनेक्ट कर जाएगा आपस में, आपको ऐसा लगाना नहीं है। फिर इसमें क्या है, इसमें आपको ये भी ध्यान से देखना, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा था, यहाँ पे डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बदल जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि लेकिन डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में अगर होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल पहले देख लो, यहाँ पे कि लिखा था मैंने राम डज नॉट राइट लेटर, यहाँ पे राइट लेटर इतना लिखा, तो राम पत्र नहीं लिखता, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यही कह रहा था मैं, हेल्पिंग वर्ब ये आपका मेन वर्ब है। अगर अब यहाँ से फिर से एक बार रिपीट अगेन, अगर डेयर और नीड का यूज़ यहाँ पे रखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में मैंने बता दिया आपका, हेल्पिंग वर्ब में अगर रखते हैं तो यूज़ नहीं करेंगे। अब बारी यही जो कह रहा है वाक्य वो यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे तो हम चाहे जो कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे अगर राम, यहाँ पे नीड आ गया तो नीड्स कर देंगे, और यहाँ पे डेयर आ गया तो डेयर्स कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या है रूल कहता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव वाक्य है तो अगर नेगेटिव हो गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे वहाँ पे, सॉरी इससे वो तो आपको रूल क्लियर ही होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। तो कह रहा है ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे कह रहा है ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, तो यानी यहाँ पे क्या ये मेन वर्ब का यूज़ किया जा रहा है कि अगर इसको हटा लेते हैं तो ही टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, उसमें क्या है तो मेन मुख्य क्रिया वही होती है। अगर वो सेंटेंस में से हटा ली जाती है तो सेंटेंस का भाव बदल जाता है। तो यहाँ पे हम अगर डेयर से ही आपका यहाँ पे मेन वर्ब है,
इसे कहा जाएगा। तो यही बताया जा रहा था, अगर इसका यूज़ मेन वर्ब के फॉर्म में होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे ही फॉर्म में होता है, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब आपका डेयर में यस लग जाएगा, तो ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे ये हो गया, ये आपका राइट सेंटेंस है। उसके बाद अगला है तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी क्या आ गया, नीड्स अ बुक, तो सी नीड्स अ बुक। अब आगे ये क्या है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, तो नीड, वही आपको ध्यान में रखना है। सिंगुलर होगा तो यहाँ पे एस लगा दिया जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो एस हटा लिया जाएगा। उसके बाद आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये देखिए जो मैं भी बता रहा था आपका नोट करके, तो यहाँ पे मेन वर्ब यहाँ भी यूज़ हुआ है नीड का, और ये क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो सी डज नॉट नीड अ बुक, अब यहाँ पे तो यस लग गया, तो वही को एक्सेप्शन है कि अगर डेयर नॉट होगा, नीड नॉट होगा, तो एस लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा, यही ध्यान में रखना है आपको। तो ये भी सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ भी करके देखें हम, राम डज नॉट, यहाँ पे क्या कर दें, नीड या डेयर कर दें, तो वही राम डज नॉट डेयर नीड अ लेटर, राम को एक पत्र की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नीड हम कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस, ये भी सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा अगर यहाँ पे नीड कर देते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम अब डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 के बारे में, जो डेयर नॉट और नीड नॉट या डेयर के बारे में जो अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो आपको हद तक कहीं अच्छी लगी होगी। तो आइए हम रूल नंबर 3 पे फोकस करते हैं। रूल नंबर आपका 3 क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे नाम से स्पष्ट है कि कर्ता और क्रिया के बीच में समझौता हो रहा है, तो वो अभी तक समझौता ही करते आए हो। डेयर में कैसे यूज़ होता है, नीड में कैसे यूज़ होता है, तो सारा कुछ हम इसी में देखेंगे। अब रूल नंबर 3 कहता क्या आपका, तो रूल नंबर 3 कहता है कि सपोजिशनल सेंटेंसेज, या कह सकते हो हाँ सपोजिशनल सेंटेंसेज, यानी जो सपोज करते हैं, लेट करते हैं, मनवा लेते हैं कि इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। तो सपोजिशनल सेंटेंस जैसे यहाँ पे प्रायः इफ़ से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, एज इफ़ बीच में आएगा, एज दो बीच में आएगा, इफ़ ओनली या सपोज आता है, खुद सपोज आपका खुद आएगा, उसमें आई विश आएगा, वी विश आएगा, ही विशेज आएगा, सी विशेज आएगा, से स्टार्ट होते हैं, तो इससे कल्पना का बोध होता है। अब वो कल्पना मत सोच, अभी कल्पना मत करने लगना, यानी कल्पना, वो जो कल्पना का बोध होता है, कल्पना जो किया जाता है, कल्पना का बोध होता है। तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर, यानी किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, यानी यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, या पर्सन, सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, कि सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ही ना हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का यूज़ हमेशा हम करते हैं। यानी जैसे आप कभी सोचते होगे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो होता नहीं है कि किसी काम में बिजी रहते हुए जब एडमिट कार्ड आता है तो आँखें खुलती हैं कि अब पढ़ना है हमें, तो दिमाग में आता है ना पढ़ते पढ़ते कि शायद मेरा हो जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए, यानी इस बार पता नहीं वो क्वेश्चन भी आ जाए, या फिर पेपर के देने के बाद ये होता है अक्सर दिमाग में कि आंसर की अगर किसी भी रिलीज़ होती है कोई चीज़ों की, तो बैठ के सोचते रहते हैं कि यार एक क्वेश्चन ये सही हो गया होता अपने आप, तो कल्पना ही तो करते हैं कि उसमें विश करते हैं, सपोज करते हैं, अगर हो गया होता तो, ऐसा हो गया होता तो, या कुछ भी हो सकता है। तो वही जो होता है कि कल्पना आप करते हो, कुछ भी मानते हो कि अगर ये हो जाए तो मैं तो हो जाऊँगा भाई। अब अगर किसी की SSC-GD की आंसर की आई, तो वो सोचता है कि अगर मेरा हो जाए या ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया होता तो आपका क्या हो जाता, वहाँ पे तो कल्याण हो जाता। तो इसी वही होता है कि जो जहाँ पे आप सोचने से आपका कल्याण हो जाए उसी को कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, ऐसा समझो शुद्ध भाषा में। तो सपोजिशनल कल्पना करने वाली बातें हो गई। तो सपोजिशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होगा, फिर एज इफ़, ये सारे बीच में आएंगे, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज या सी विशेज से स्टार्ट होंगे। तो आपका सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहाँ पे बीच में आपको वर लगाना पड़ेगा। अब ये आइए हम यहाँ पे सेंटेंस एक डिस्कस करते हैं कि आई विश कल्पना, अब देखो कल्पना आ गई यहाँ पे अभी आप कल्पना कर रहे थे, यहाँ पे कल्पना आ भी गई। तो आई विश कल्पना वर माय वाइफ, यानी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, या आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर पढ़ोगे तो यही कल्पना करोगे। आई विश कल्पना वर माय वाइफ, यानी मैं विश करता हूँ कल्पना, अब कल्पना नाम से कोई हीरोइन तो थी नहीं, अब कल्पना नाम से वो थी एस्ट्रोनॉट जो शहीद हो गई थी, तो शायद वो भी आज जिंदा रहती तो कोई विश करता भाई मैं कल्पना चावला से मेरी शादी हो जाए। तो यहाँ पे कर सकते हो कि आई विश कल्पना वर माई वाइफ, तो आप विश ही कर रहे हो
यहाँ पे कटरीना लिख लो, करीना लिख लो, तो उनसे भी विश कर सकते हैं, करते हैं भाई कोई लोग भाई। आई विश कल्पना वर माई वाइफ, तो यहाँ पे आप विश कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना में चीज़ें चली जाएंगी। तो यही होगा, यहाँ पे देखो आ गया ना, ये सेंटेंस कहाँ गया, आई विश, ये रहा आई विश यहाँ पे आ गया। तो आई विश इससे भी स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो आई विश कल्पना। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये अभी मैंने सबसे पहले ही पढ़ाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही होता है आई का यूज़, तो उसके साथ वाज लगना था, लेकिन वाज नहीं लगा देना है। आई विश कल्पना वर माई वाइफ, यहाँ पे एरर जब पूछेगा तो वाज लिख के देगा वो। आई विश कल्पना वॉज माई वाइफ, आपको लगेगा सही है, सब आगे बढ़ो, सही है, लेकिन करना क्या है, आई विश कल्पना वर माई वाइफ, यहाँ पे वर करके आपको बढ़ना है आगे। उसका सेकंड क्वेश्चन है आपका कि राम, यहाँ पे लिखा राम टॉक्स टू मी एज इफ, ये देखो ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आ गया है। तो राम टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द मैनेजर, यानी वो ऐसे बात करता है कि वो जैसे खुद ही मैनेजर हो कंपनी का, चाहे उसमें वर्कर हो, काम कर रहा हो, तो कहता है कि नहीं मैं मैनेजर हूँ, तो ऐसी बातें करता है वो। तो एज इफ, तो यहाँ पे क्या गया, सपोज करता है कि मैं हूँ, ये ऐसे बातें करता है। एज इफ क्या दिखाता है, वही सपोजिशनल सेंटेंसेस को आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे जैसे आपको एक नोट पॉइंट लिखा होगा, तो ये आपको मैं अभी वही बताने वाला था, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भर चुका था। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर वो वहाँ पे क्या था, सपोजिशनल सेंटेंस। अब सपोजिशनल मैंने बताया था कल्पना करने का, तो वो कल्पना है, कल्पना ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशनल सेंटेंस, तो आपका कंडीशनल और उसमें क्या है नोट यहाँ पे देखना है कि उसमें तो आपका क्या था, यहाँ पे सेंटेंस लिखा था रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द मैनेजर। तो मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे जो कह रहा है वो ध्यान से पहले देखो। तो कंडीशन यहाँ पे रखी गई नहीं, शर्त उसका था कल्पना कर रहे हो, कल्पना अधूरी ही रहती है, तो लेकिन शर्तें कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सब जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्रायः इफ़, एज इफ़ या एज दो से स्टार्ट होते हैं, वो भी यानी कंडीशनल सेंटेंस भी, सपोजिशनल सेंटेंस भी, दोनों ही इफ़ या एज इफ़, सपोज, एज दो, इसके थ्रू स्टार्ट होंगे। आई विश या सी विश या वी विश, तो यहाँ पे इसके थ्रू स्टार्ट होंगे। इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तो इस स्थिति में इफ़, एज इफ़ के बाद प्रयुक्त हुए सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे वर्ब में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब मैं क्लियर अपनी भाषा में समझा दूँ आपको। तो अभी जो मैंने पढ़ाया आपको सपोजिशनल सेंटेंस, तो उसमें आपने लेट किया था कि मान लो कल्पना मेरी वाइफ होती, यानी वहाँ पे आपने सपोज किया था, तो वो कल्पना ही थी, एक इमेजिनेशन थी। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि कंडीशनल में भी तो वही रहेगा, इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन, यानी अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तब भी कल्पना मेरी ही होती। लेकिन यहाँ भी ये भी तो कह सकते हैं कि वहाँ पे तो आप कल्पना कर रहे हो कि इफ़ कल्पना वर माई वाइफ, यानी आपने वहाँ पे कल्पना की। यहाँ पे मैं दूसरा वही सेंटेंस दोहराता हूँ, इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन, यानी मैं अगर बिजनेसमैन होता तब भी कल्पना मेरी होती। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं कर भी लेता शादी, या वाइफ बना भी लेता उन्हें, या नहीं भी बना सकता। तो यहाँ पे वही बताता है, शर्त यहाँ पे वो पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन जो कल्पनाएँ होती हैं वो कल्पना होती हैं, वो अधूरी हमेशा रहती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको सपोजिशनल सेंटेंस में वहाँ पे मैंने बताया क्या, ये हमेशा वर्ब का यूज़ होगा, तो वो आपको सेंटेंस में देख के चलना है। अभी मैं आपको बता दूंगा, देखना कैसे है आपको कि वो आपको उसमें सपोजिशनल के हिसाब से लगाना है वर्ब, या आपको कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से लगाना है। तो कंडीशनल सेंटेंस जैसा आपने देखा कि इफ़, एज दो आपको मिलेगा देखने को, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वहाँ पे वर्ब में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नंबर है, अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब, और अगर सिंगुलर नंबर है या तो सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू कम हेयर। अब यहाँ पे आपको देखो इफ़ यू कम हेयर, यहाँ पे लगा कॉमा। कॉमा क्या करता है, दो सेंटेंसेस को बांट देता है। एक सेंटेंस आपका ये बन गया आई विल टीच यू, तो यहाँ पे क्या हो गया आई विल टीच यू, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस इधर बन गया, एक क्लॉज इधर बन गई और एक क्लॉज इधर बन गई। क्लॉज मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट, जो मिलके सेंटेंस बनता है उसे हम क्लॉज कह देते हैं। अब क्लॉज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आगे किसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगने के बाद यानी आपको क्या, क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंसेस में बटे होते हैं, तो एक सेंटेंस को क्लॉज बोला जाता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी, यहाँ पे हाँ सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है,
और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये भी आपका क्लोज हुआ एक, ये भी आपका क्लोज हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू कम हेयर, यहाँ पे कंडीशन दिखाई जा रही है कि अगर आप आते हो, अगर तुम आते हो तभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप नहीं आते हो तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। यही तो शर्त कन्फर्म है, आप आओगे तभी तो मैं पढ़ाऊँगा। वही चीज़ कल्पना वाले में डिस्कस करो। इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो कल्पना मेरी होती, यानी मैं ये शर्त बता रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेसमैन होता तो कल्पना से मैं शादी कर लेता। तो यहाँ पे इफ़ यू कम हेयर, वही सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दो दो क्लोजेस में बटेंगे आपके सेंटेंस, ये ध्यान रखना है आपको कि कंडीशनल सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस होगा वो दो क्लोज में कहीं ना कहीं बटता हुआ नजर आएगा, कि एक तरफ भी सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब होंगी, एक तरफ फिर सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब होंगी। तो वही आपका क्या कहलाएगा, उसी को हम क्लॉज कहेंगे, वही आपका कंडीशनल सेंटेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ यू कम हेयर। तो यू क्या है यहाँ पे, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हो, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब भी यूज़ की गई है। तो आपका ये सेंटेंस किस में हो जाता है, तो कंडीशनल सेंटेंस में लिख देते हैं। तो सी एस से लिख देता हूँ मैं। उसके बाद अगला है स्नेहा लुक्स एज दो सी हैज़ बीन वर्किंग। यहाँ पे भी आप पूछोगे यहाँ पे दूसरा क्लॉज कहाँ है, तो सी स्नेहा लुक्स, स्नेहा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, एक क्लॉज बना सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके। ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये आपका एक क्लोज बन गया। उसके बाद सी यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, ये मेन वर्ब हो जाएंगी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये भी मिलके क्लोज बना दिया। तो यहाँ भी एक क्लोज बन गया, इधर भी एक क्लोज तैयार हो गया। इनको जोड़ रहा है एज दो, यानी ये क्या हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस, ये माना जाएगा। तो स्नेहा लुक्स एज दो सी हैज़ बीन वर्किंग। यहाँ पे स्नेहा यानी क्या कहा गया है, इस स्थिति में इफ एज इफ के बाद प्रयुक्त हुए, यानी यहाँ पे एज दो लगा हुआ है तो इसके बाद आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वर्ब कैसी लगी है, तो सिंगुलर वर्ब ही लगी है। यहाँ पे आपको वर्ब नहीं करना है क्योंकि वर्ब के साथ वर्किंग आ जाए कहीं पे, ये सोचो आप। इधर भी क्लोज है, उधर भी क्लोज है, दोनों क्लोज को जोड़ रहा है एज दो लगने की वजह से, वो दो दो क्लोज वहाँ पे आपके हो रहे हैं। तो इसे क्या कह देंगे, कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब आइए हम समझते हैं पिछला जो आपका सेंटेंस था सपोजिशनल सेंटेंस, इसमें क्या दिक्कतें थी। तो रमन टॉक्स टू मी एज इफ, तो रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द मैनेजर। यहाँ पे क्या है आपका, ये सेंटेंस अधूरा है कि ही वर द मैनेजर, वो मैनेजर होता, यहाँ पे बताया जा रहा है रमन टॉक्स टू मी। यहाँ तो एक है आपका सब्जेक्ट हो गया, इधर वर्ब हो गई, तो ये तो आपका क्लोज बन रहा है, लेकिन ही वर द मैनेजर, वह मैनेजर है। तो यहाँ पे आपका ये एक सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे दो दो क्लोज नहीं तैयार हो रहे हैं और कंडीशन भी कहीं पे दिखाई नहीं जा रही है कि कहीं भी यहाँ पे कंडीशन रखी जा रही है कि रमन टॉक्स टू मी, वैसे बातें करता है कि वो हो, कल्पना ही कर रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या निश्चितता दिखाई जा रही है, दोनों में शर्तें दिखाई जा रही हैं कि स्नेहा लुक्स ऐसी दिखती है, सी हैज़ बीन वर्किंग, जैसे वो काम कर रही हो, तो काम कर रही हो तभी तो दिखाई पड़ रही है वो। और इफ़ यू कम हेयर, अगर आप आओगे तभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो कंडीशन यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरीके से आपको कंडीशन नहीं नज़र आ रही होगी। तो रमन टॉक्स टू मी, रमन बात करता है ऐसा मुझसे एज इफ ही वर द मैनेजर, यानी वो मैनेजर हो। यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया, जितने भी रूल मैंने आपको बताए वो आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे इस पढ़ाने में या जो मैंने बताया कंटेंट, उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।